वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम साइंस के अंदर फिजिक्स में ध्वनि तथा ध्वनि तरंग के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें आज हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो हेडिंग लिख सकते हैं ध्वनि तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखो हेडिंग क्या है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जब ध्वनि तरंग में दो भिन्न माध्यमों के मध्य स्थित किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा अपेक्षाकृत कम दृढ़ सीमा से टकराती हैं, दृढ़ का मतलब कठोर। जब ध्वनि तरंगे दो विभिन्न माध्यमों में जब ध्वनि तरंगे दो विभिन्न माध्यमों में टकराती हैं, दो विभिन्न माध्यम का मतलब कि हम कह सकते हैं कि बाहर वायु में और अंदर हम कुएं की बात करें तो कुएं में जल होता है, ठीक है। तो दृढ़ का मतलब कठोर, मतलब कि कोई भी दो माध्यम, ठोस और वायु में दो माध्यम हो गए। हम बाहर बोल रहे हैं कुएं के ऊपर और कुएं में अंदर झांक कर हम बोलते हैं तो वो क्या है, अंदर कठोर आवाज, मतलब कि ठोस हो गए एक तरीके से। तो जब दो माध्यमों में हम क्या करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे मान के चलो कि ध्वनि तरंग की बात अगर चल रही है, हम कुएं के अंदर बोल रहे हैं तो हमारी कुएं में आवाज जब जाएगी तो हमें वापस लौट कर दिखाई देती है वो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ध्वनि तरंगे वापस रिपीट होती हैं, जैसे प्रकाश की तरंगे रिपीट होती है ना, आपतित किरणें वापस परावर्तित होती हैं। तो ऐसे ही ध्वनि तरंग के अंदर भी क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। परावर्तन का मतलब वापस लौट के आती है ध्वनि, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप इसमें ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर उन्हें अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाती है, ठीक है। ध्वनि तरंगों का लिखो इसमें प्रकाश का अपरावर्तन की तरह ही क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन। सबसे पहली हेडिंग क्या है, ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित, ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर, किसी पृष्ठ से टकराकर उन्हें वापस होने की क्या परिघटना कहलाती है। क्या कहलाती है परिघटना, ध्वनि का अपवर्तन या सॉरी ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः वापस होने की परिघटना, ठीक है। वापस होने की परिघटना क्या कहलाती है, ध्वनि का परावर्तन कहलाती है। ध्वनि की तरंगों के परावर्तन के लिए आप बात कर सकते हैं बड़े आकार के पृष्ठों की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि के परावर्तन के लिए किसकी, ध्वनि का परावर्तन कब संभव है बताओ, ध्वनि के परावर्तन के लिए किसकी, बड़े पृष्ठों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, बड़े पृष्ठों की आवश्यकता
होती है। अच्छा, एक बात तो ये समझ में आ गई आपको, दूसरी बात क्या है देखो, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण हो सकता है कुएं में झांक कर, झांक कर ध्वनि क्या दिखाई देती है, ध्वनि क्या सुनाई देती है, ध्वनि रिपीट सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? रिपीट सुनाई देती है। आपने देखा भी होगा कि जब हम कुएं के अंदर बोलते हैं तो हमें वो ध्वनि वापस रिपीट होकर सुनाई देती है। बताओ, देती है कि नहीं देती है? इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को कहते हैं प्रकाश ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ठीक है, उसके बाद आता है प्रतिध्वनि। क्या आता है? इसी में एक टॉपिक आता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जिसको इंग्लिश में कहते हैं इको। क्या कहते हैं? ये क्या होता है? ECHO। परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि के पुनः सुनाई देने पर प्रतिध्वनि का जन्म होता है। किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है तो यह प्रतिध्वनि कहलाती है। ठीक है, परावर्तक सतह से टकराकर, किससे टकराकर? परावर्तक सतह से, सतह से टकराकर, टकराकर जो ध्वनि सुनाई देती है, सुनाई देती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो प्रतिध्वनि क्या है? अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश, ध्वनि का परावर्तन। बार बार मुझे प्रकाश इसलिए याद आ रहा है क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हमने ज्यादा पढ़ा है। तो अब हम ध्वनि का परावर्तन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या है कि जो आपका सतह होगी नीचे की, उस सतह से मतलब कुएं के पहले से जब वो ध्वनि टकराएगी तो वहां से आपकी प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिध्वनि कहां से उत्पन्न होती है? परावर्तक पृष्ठ से, मतलब जहां से वो ध्वनि टकराती है वहां से। ठीक है, उसके बाद आगे किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, मतलब पुनः सुनाई देती है हमको। ठीक है, यदि परावर्तक पृष्ठ श्रोता के समीप होता है तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है क्योंकि मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि दोनों लगभग एक साथ सुनाई देती हैं। यदि परावर्तक तल हमारे कानों से अधिक दूरी पर हो तो हमें परावर्तित ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के कुछ क्षणों के बाद सुनाई देती है। कहने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा प्रतिध्वनि, अगर मान लो परावर्तक पृष्ठ ये है, ये परावर्तक पृष्ठ आपका क्या है? तो देखा होगा ये आपका क्या है? कुआं मैं इस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, इस कुएं को आप देखो, कुआं आपको लगभग कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, जब आप यहां से इसको देखेंगे इस कुएं को तो आपको कुछ लगभग ऐसा इस तरीके से दिखाई देगा। और इस कुएं के अंदर क्या होगा? जितनी आपकी इसकी दूरी होगी ना, ये वाली दूरी, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैंने आपको ये तिरछा बना के बताया। तो इसमें क्या होता है कि आप जितनी आप ध्वनि को, ध्वनि आपको सुनाई कब देगी? आपकी ध्वनि आप मतलब खुद की ध्वनि की है और यहां इस सतह से ये टकराएगी, वापस सुनाई देगी। तो मतलब आप जितना अगर यहां से बोलेंगे ना तो आपको बिल्कुल अपनी ध्वनि बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। तो आपको प्रतिध्वनि की आवाज आएगी नहीं, पहली बात तो। बैठी बात समझ में? यदि आपने देखा होगा, जंगलों में देखा होगा या पहाड़ पर आप देखा होगा, पहाड़ पर अपन बोलते हैं तो क्या होता है? प्रतिध्वनि थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। कुएं में आप बोलते हैं उसकी आपको रिपीट सुनाई देती है। जितनी आपकी डिस्टेंस ज्यादा होगी ना उतना ही आपको क्या सुनाई देगा? प्रतिध्वनि लेट सुनाई देगी। बात बैठ रही, समझ में नहीं बैठ रही है? तो कहने का मतलब जितनी आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, गहराई में अगर आप जा रहे हैं तो गहराई में अगर बोलेंगे तो उतनी ही लेट सुनाई देगी आपको, और जितनी आप कम डिस्टेंस पर बोलेंगे तो आवाज आपको जल्दी सुनाई देगी।
तो बात आपको समझ में आ गई कि प्रतिध्वनि कहां से उत्पन्न हो रही है, यहां से। प्रतिध्वनि का मतलब हमारी ही ध्वनि का रिपीट सुनाई दे रहा होता है, प्रतिध्वनि, जिसको इको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद बात आती है किसकी, स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु आवश्यक दशाएं, परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक हो तथा प्रारंभिक ध्वनि लघु तथा उच्च आवृत्ति की हो। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु आवश्यक दशाएं, स्पष्ट, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु, स्पष्ट प्रतिध्वनि हेतु आवश्यक देखो, दो बात ध्यान समझो इसमें। पहली बात क्या है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए क्या क्या जरूरी है। तो स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए सबसे पहले परावर्तक तल का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखो, आपको यहां से आपको ये जो कुआं है ना, ऐसा नजर आता है, ऐसा नजर आता है आपको ऊपर जब देखते हैं, लेकिन कुआं ऐसा होता नहीं है, समान डिस्टेंस होती है उसकी। नहीं बेटी बात समझ में, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन होता क्या है आपको, वो होता ऊपर से भी इतना ही है और नीचे से भी इतना ही, लेकिन हमको ये दिखाई देता है सिर्फ। तो इसके लिए क्या है, इस परावर्तक तल का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए। परावर्तक तल का क्या क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परावर्तक तल का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए बताओ, अधिक होना चाहिए, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, दूसरी बात क्या है, प्रारंभिक ध्वनि लघु तथा उच्च आवृत्ति की हो। प्रारंभिक ध्वनि लघु तथा उच्च आवृत्ति की हो। प्रारंभिक ध्वनि, प्रारंभिक ध्वनि उच्च तथा लघु आवृत्ति की, ध्वनि लघु तथा उच्च आवृत्ति की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उच्च आवृत्ति की हो। बैठ की बात समझ में, दो पॉइंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद परावर्तक तल ध्वनि स्रोत से कम 16.6 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। देखो, ध्वनि स्रोत का मतलब क्या है, ये ध्वनि है कहने का मतलब, और यहां पर क्या है, प्रतिध्वनि है। इनके बीच कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर की। 16.6 या इसको बोल सकते हैं 17 मीटर की होनी चाहिए। बात बैठी कुछ समझ में, आप इस प्रतिध्वनि की बात करें तो 17 मीटर इसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रतिध्वनि के माध्यम से वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरी बात आपको यह भी समझ में आ गई होगी कि प्रतिध्वनि के माध्यम से जब आप बोलते हैं ना, उसके माध्यम से, तो प्रतिध्वनि के माध्यम से क्या पता लगा सकते हैं, वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, समुद्र की कितनी गहराई है, और तीसरी बात क्या है, सुदूर, सुदूर मतलब दूर की, मतलब दूरबीन जो होती है, और नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है पहाड़ की दूरी। तो प्रतिध्वनि से आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिध्वनि से वायुयान की ऊंचाई, ऊंचाई, और बताओ समुद्र की गहराई, समुद्र की
गहराई। और क्या ज्ञात कर सकते हैं बताओ? समुद्र की गहराई के बाद सुदूर, दूरबीन, सुदूर में दूर के स्थानों को, मतलब दूरबीन देखोगे दूर की चीजों को पता लगाती है। और क्या कर सकते हैं? और भी मतलब बहुत सारी चीज हो सकती है इसके अंदर। तो हम प्रतिध्वनि से इको से बात पता लगा सकते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है अनुरणन। अनुरणन इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्बेशन। हाँ, ये शब्द निकल कर आया वाइब्रेशन से, ठीक है, रिवर्बेशन। रिवर्बेशन, ठीक है। तुमने देखा होगा सिनेमा घर में, मतलब कि हॉल में आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अनुरणन बोलते हैं। तो किसमें? सिनेमा घरों में, सिनेमा घरों में या हॉल में, ध्वनि स्रोत के बंद होने पर भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है। ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है। देती बताओ, इसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनुरणन कहते हैं। रिवर्बेशन क्या कहते हैं? रिवर्बेशन क्या कहते हैं? इसको रिवर्बेशन कहते हैं। और आगे क्या होता है? प्रतिध्वनि के बंद होने का समय क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि के बंद होने का समय, बंद हो गई प्रतिध्वनि होने का समय, के समय को क्या कहते हैं? अनुरणन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुरणन काल कहते हैं। अनुरणन से श्रवण में बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए हॉल की दीवारों में खुरदरे, प्लास्टर, पर्दे, ध्वनि अवशोषक पटल आदि लगाए जाते हैं ताकि वे अतिरिक्त ध्वनि का अवशोषण कर सकें। देखो मान के चलो कि मेरी आवाज कहीं पर दूसरी जगह आ रही है, उसके लिए क्या लगाते हैं? बताओ क्या लगाते हैं उसके लिए जगह? कोई भी चीज, मान लो इसमें जंगले में से आवाज जा रही है तो गत्ते वगैरह हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो सिनेमा घरों में या हॉल में जब ध्वनि स्रोत के बंद होने पर भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती है तो इसे अनुरणन कहते हैं। प्रतिध्वनि के बंद होने के समय को अनुरणन काल कहते हैं। और मैंने बताया कि श्रवण में बाधा उत्पन्न नहीं हो इसलिए क्या लगाते हैं? हॉल की दीवार में खुरदरे प्लास्टर लगा सकते हैं, पर्दे लगा सकते हैं, कोई भी चीज लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। ये सेकंड पॉइंट है, ध्वनि तरंगों का अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। सेकंड पॉइंट है ध्वनि तरंगों का अपवर्तन, ठीक है। ध्वनि तरंगों का अपवर्तन क्या होता है? आपने देखा होगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब हम जाते हैं तो ध्वनि हमारी अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? ध्वनि अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। इस परिघटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब ध्वनि, लिखो, जब ध्वनि
जब ध्वनि किससे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। और प्रकाश में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो ध्वनि किससे, अपने पथ से, अपने रास्ते से, पथ से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित, मतलब भटक जाती है, हो जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं, ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, इसलिए आपने देखा होगा विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। इसके अलावा दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें दो पॉइंट आपने देखे होंगे। एक पॉइंट तो इसका क्या है, देखो ताप के कारण भी क्या है, ताप के कारण ध्वनि, बताओ ध्वनि अलग अलग होती है ना, कैसे पता लगा, कल हमने क्या पढ़ा था, रात्रि में ध्वनि सुनाई देती है, दिन की अपेक्षा अधिक सुनाई देती है। तो मतलब ताप के कारण ध्वनि अलग अलग हो गई कि नहीं हो गई। और दूसरा आपका कारण है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो दो कारण आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों कारण ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ध्वनि तरंगों का विवर्तन। क्या आता है, ध्वनि तरंगों का, तीसरा पॉइंट, ध्वनि तरंगों का विवर्तन। और विवर्त का मतलब क्या होता है, बताओ, ध्वनि तरंगों का विवर्तन, जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती हैं और नहीं वापस जाती हैं बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती हैं, यही गुण ध्वनि तरंगों का क्या कहलाता है, विवर्तन। मेरी बात ध्यान सुनो, ध्वनि तरंगों का वापस नहीं होकर, वापस नहीं होती हैं, वापस नहीं होकर कर मुड़कर निकल जाना, मुड़कर अवरोधों से, मुड़कर अवरोधों से या रुकावटों से निकलना क्या कहलाता है, ध्वनि का क्या कहलाता है, ध्वनि का विवर्तन कहलाता है। देखो ध्यान से, मान के चलो ध्वनि कैसे जा रही है, ऐसे मान लो ये क्या है, अवरोध है, ये आपकी दो ईंट की दीवारें हैं, ये इस तरीके से, यहाँ पर कोई इस तरीके से ये है, और सीधी क्या है ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर मुड़कर इस तरीके से इनका यहाँ पर निकल जाना, इस तरीके से निकल जाना, इस कंडीशन को हम ध्वनि का तरंगों का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक?